रागिनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इस कारण वह ज़्यादा ही घमंडी और अकड़ू स्वभाव की थी, जिससे जब उसकी शादी हुई तब वह अपने सास ससुर से ही ढंग से ना कोई बात करती और ना ही उनसे कोई मतलब रखती थी। बात बात पर उनको नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। वैसे तो रागिनी अपने पति के साथ शहर में रहती थी, लेकिन जब उसने शहर में बढ़िया आलीशान घर बनवाया तब अपने गांव में रहने वाले सास ससुर को नीचा दिखाने के लिए उन्हें बुलाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि उनके सास ससुर यहाँ आकर उसका घर देखें और वह बात बात पर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे। जब वह घर आते हैं तब रागिनी अपने घर और पैसों की हेकड़ी दिखाते हुए वरुणा जी से कहती है, यह घर मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए का खरीदा है। इस घर को अच्छे से देख लो। पूरे घर में मेरी ही पसंद का फर्नीचर लगाया गया है और यह फर्श देख रही हो, इसका पत्थर मैंने स्पेशल राजस्थान से मंगवाया है। मैंने तो तुम्हारे बेटे से कह दिया था कि जब मैं अपना घर खरीदूंगी उस घर का फर्श ऐसा हो कि अपना मुंह देख लो, आईने की जरूरत नहीं है। अपने नए घर का दिखावा करते हुए रागिनी अपनी सास वरुणा जी को पूरे घर में घुमा रही है। पीछे पीछे वरुणा जी अपने बेटे बहू के नए घर को देखकर बहुत खुश हो रही हैं कि आज मेरा बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है, इतनी तरक्की कर ली है उसने कि इतना सुंदर घर खरीद लिया। घर में कुछ कमरों में अभी भी काम चल रहा है। अचानक से वरुणा जी को दिखता नहीं है, पीछे रखा हुआ रंग का डिब्बा फर्श पर फैल गया। नए और चमकीले फर्श पर फैले हुए रंग को देखकर वरुणा जी घबरा जाती हैं। तभी उनकी बहू रागिनी की नज़र फर्श पर फैले हुए रंग पर पड़ती है। आग बबूला होती हुई अपनी सास पर चिल्लाती है, क्या माँ जी दिखाई नहीं देता है क्या? आँख से अंधी हो गई हो? इतना बड़ा रंग का डिब्बा रखा था और तुमने धक्का देकर फर्श पर फैला दिया। इतना साफ सुथरा फर्श था इस कमरे का, जरा देखकर चला कीजिए। इतनी मुश्किल से हमने अपने लिए नया घर खरीद पाया है और तुमने आते ही उसको गंदा कर दिया। अरे तुम तो ऐसा घर जिंदगी में ना खरीद पाओगी, एड़ियाँ घिस जाएंगी मेरे जैसे घर के एक कमरे को खरीदने के लिए। कितनी मेहनत से मैंने अपना यह घर खरीदा है। मेरे जैसे घर को खरीदने की और आपकी और पिताजी की औकात नहीं है, लेकिन आपको मेरे घर की कदर ही नहीं है। आते ही मेरे घर को गंदा कर दिया। वरुणा जी कमरे के एक कोने में डरी सहमी सी खड़ी थी। थोड़ी सी हिम्मत करके वह बहू से कहती हैं, बहू मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, गलती से फैल गया है। हाँ तो मेरा फर्श तो गंदा हो गया ना, तुम्हें देख कर चलना चाहिए था। बहू ने थोड़ा सा रंग फैलने पर उनको इतना कुछ सुना दिया है कि अब तो वरुणा जी के कदम घर में और कुछ देखने के लिए बढ़ ही नहीं रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर बहू के घर में कहीं और घूमे, कुछ और गड़बड़ हो गई तो पता नहीं बहू क्या करेगी। अब उधर चुपचाप से एक कोने में खड़ी क्यों हो? जाओ बाहर बालकनी से पोछा उठा कर लाओ, सारा रंग साफ करो। तुमने फैलाया है, तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। बहू की इतनी तेज आवाज़ सुनकर वरुणा जी के पति मनोहर जी पीछे से आ गए। अपनी पत्नी को जमीन पर पोछा रगड़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, तुम क्यों सफाई कर रही हो? कुछ नहीं, मुझसे यह रंग फैल गया था। बहू का घर गंदा हो गया है, इसलिए वह मुझसे गुस्सा कर रही हैं। बहू ने साफ करने के लिए कहा है। गलती मेरी ही है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान, कोई जानबूझकर गलती थोड़ी करी है तुमने, अनजाने से फैल गया है।
घर में इतने सारे नौकर काम कर रहे हैं, बहू किसी से भी बोलकर इसको साफ करा सकती थी, तुम क्यों उसको साफ कर रही हो? मनोहर जी की बात सुन करके रागिनी कहती है, अब जिसने फैलाया है उसी को साफ करना पड़ेगा। ऐसे घर में रहने की आपकी आदत नहीं है और होगी भी कैसे? ऐसे घर को खरीदने की औकात भी नहीं है उनकी। और पापा जी, मेरे घर के नौकर भी मम्मी से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, मम्मी जी से ज़्यादा अच्छे ढंग से बन संवर कर रहते हैं। इतना कहकर रागिनी अपने कमरे में जाकर अपने पति रोहन से शिकायत लगा देती है कि देखा, तुमने अपनी माँ को इस घर की पहली शिवरात्रि पर बुलाकर तो लिया है, लेकिन उन्होंने आते ही हमारे स्टोर रूम के कमरे में पेंट को फैला दिया है, हमारा सारा घर गंदा कर दिया। क्या माने पेंट फैला दिया? अपने काम को छोड़कर बेटा स्टोर रूम की तरफ भागते हुए आता है और वह भी अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है, माँ देखकर काम किया करो, नए घर को कितना गंदा कर दिया है, अब इसको अच्छे से साफ करना, एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए फर्श पर, और जब तक यह साफ ना हो जाए तब तक आप इसको रगड़ती रहो। इतना कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया। लेकिन वरुणा जी की आंखों में आंसू आ गए कि उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि बेटे बहू ने उन्हें इतना बेइज्जत कर दिया, इतना कुछ सुना दिया। घर में आए 1 घंटा भी नहीं हुआ, बहू बेटे ने इतना कुछ सुना दिया, चाय पानी को भी नहीं पूछा। मनोहर जी को भी अपने बहू बेटों की बात खराब लगती है। दरअसल वरुणा जी और मनोहर जी अपने बेटे बहू के घर में शिवरात्रि का त्योहार मनाने के लिए आए हैं। बेटे का ही 10 दिन पहले फ़ोन आया था, पिताजी मैंने नया घर खरीदा है और इस घर में मेरी शिवरात्रि की पूजा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ ही इधर आकर के पूजा में शामिल हो। मनोहर जी ने बहुत मना किया था, लेकिन बेटे ने जिद करके उन दोनों को बुला लिया। बेटे के साथ साथ बहू रागिनी का भी बहुत मन था कि वह सास ससुर को अपने इस घर में बुलाए, क्योंकि वह सास ससुर को इस घर में बुलाकर उनका अपमान करना चाहती थी, उन्हें अपना रुतबा दिखाना चाहती थी, उन्हें यह बताना चाहती थी कि गांव में तुम जिस तरह के घर में रहते हो वह एकदम से घटिया रहन सहन है, और देखो मैंने इधर कितना बढ़िया घर खरीदा है, सारी सुख सुविधाएं हैं इस घर में, कांच की तरह चमक रहा है, सुंदर सुंदर महंगे महंगे फर्नीचर खरीदे हैं। बहू सिर्फ दिखावा करने के लिए अपने सास ससुर को अपने पास बुलाना चाहती थी और उसने ऐसा किया भी। आज सुबह सुबह ही मनोहर जी और वरुणा जी अपने बहू बेटे के घर आए थे। मनोहर जी का बेटा बहू दोनों ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। बहू पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत ही नकचड़ी और घमंडी है। वह अपने से बड़ों का अपमान करने में जरा सा भी नहीं सोचती है। उसे अपनी जॉब का और पैसों का बहुत घमंड है। सुबह सुबह जब मनोहर जी और वरुणा जी घर आए थे तो बहू बेटे कमरे से निकल कर आए। फॉर्मेलिटी के लिए घुटनों से उनके पैर छुए, उसके बाद किचन में आकर अपने नौकर को आवाज़ देते हुए बोले, घर में कुछ मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता ले करके आओ। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए मेहमान शब्द सुन करके मनोहर जी वरुणा जी को बहुत अटपटा लगता है। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वरुणा जी मन ही मन सोच रही हैं, क्या हम अपने बेटे बहू के घर में मेहमान हैं? क्या बेटे बहू का घर हमारा घर नहीं होता है? खैर अभी आए हैं,
किसी से कुछ कहना उन्हें ठीक नहीं लगता है। चाय नाश्ता होने के बाद बहू उन्हें अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। हर एक चीज़ को बारीकी से दिखा रही है, हर एक चीज़ के पैसे भी बता रही है। मैंने हर चीज़ बहुत महंगी खरीदी है इस घर के लिए। घर घूमते वक्त ही वरुणा जी के पैर से रंग फैल गया। सारा रंग साफ करने के बाद मनोहर जी और वरुणा जी हॉल में आकर सोफे पर बैठने ही वाले थे कि बहू आकर बोली, रुको रुको, आपके हाथ गंदे हैं, शायद कपड़ों पर भी रंग लग गया है, तो सोफे पर मत बैठिए, पहले जाकर के अपने कपड़े बदल लीजिए, तब सोफे पर बैठिए, नहीं तो हमारा सोफ़ा गंदा हो जाएगा। इतना महंगा सोफ़ा खरीदा है हमने, पूरे 1 लाख का आया है। अपनी बहू की बात सुन करके मनोहर जी उसका मुंह देखते ही रह गए। वरुणा जी कहती हैं, ठीक है बेटा, तुम सही कह रही हो, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। और माँ, तुम क्या साड़ी पहन कर आई हो? क्या तुम्हारे पास कुछ ढंग के कपड़े नहीं है? तुम्हें पता है हमारी काम वाली भी साड़ी नहीं पहनती है। तुम बिल्कुल गांव की गंवार बनकर आई हो। यह तो नहीं कि अपनी बहू के पास जाकर रही थी तो कुछ ढंग का पहन लेती। अरे गांव में कुछ भी पहनती रहो, पर जब मेरे पास आओ तो सूट पहना करो, कुछ ढंग का पहना करो। बेटा, मैंने शादी के बाद कभी सूट नहीं पहना है। जब से ससुराल आई हूँ तब से साड़ी ही पहन रही हूँ, और अब तो साड़ी पहनने की ही आदत है। मेरे पास सूट है भी नहीं। अंदर कमरे से बेटा भी निकल कर आता है और कहता है, अच्छा तुम्हारे पास सूट नहीं है, कोई बात नहीं। रागिनी, तुम जो नौकरानियों को पूजा के बाद सूट देने वाली थी, उन्हीं में से 2 सूट माँ को दे दो, अपने लिए सिला लेंगी, और जब तक हमारे पास रहेंगी तब तक वह सूट ही पहनेंगी। हम उन्हें साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनने देंगे। वह साड़ी पहनेंगी तो हमें किसी को बताने में शर्म भी आती है कि यह हमारी माँ है, बिल्कुल नौकरानियों की तरह लगती हैं साड़ी में। अब तो मनोहर जी के बर्दाश्त की हद हो रही थी। मनोहर जी गुस्सा होते हुए अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ ने हमेशा से साड़ी पहनी है और वह साड़ी ही पहनेंगी। अगर तुम्हें साड़ी पहनने में समस्या थी तो तुम बता देते, हम माँ को लेकर ही नहीं आते, हमें आने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या हमारा अपमान करने के लिए इधर बुलाया है? अपने पिता की बात सुन करके बेटा थोड़ा शांत हो जाता है, कहता है, ठीक है माँ, जो पहनना है पहनने दो, लेकिन बहू को अपने सास ससुर का जितना अपमान करना था और अपने पति से करवाना था, उतना तो उसने करवा ही लिया था। पता नहीं क्यों रागिनी शुरू से ही अपने सास ससुर से बहुत चिढ़ती थी और हमेशा से ही उसे अपनी पढ़ाई लिखाई और नौकरी का बहुत घमंड था। वरुणा जी कहती हैं, बेटा, मेरा कमरा कौन सा है? मुझे कौन से कमरे में अपना सामान रखना है? मेरे बैग तो अभी हॉल में ही रखे हुए हैं। माँ जी, जिस रूम में तुमने रंग फैलाया था ना, वह स्टोर रूम है। आप अपना सामान उसी रूम में रख लीजिए। क्या बेटा, हम स्टोर रूम में रहेंगे? तुम्हारा इतना बड़ा घर है, पूरे घर में 5 कमरे हैं और हमें स्टोर रूम रहने के लिए दे रही हो? वह क्या है पापा जी कि अभी घर नया नया बना है, चारों तरफ सामान फैला हुआ है, कोई भी कमरा ठीक से खाली नहीं है, और 2 कमरा खाली हैं तो अभी हमारे मायके से भी सभी लोग आने वाले हैं, बहुत से गेस्ट आएंगे, उनके लिए खाली रखा है। आप लोग तो घर के हैं तो आप लोगों को तो कहीं भी रख लेंगे। वरुणा जी अपने पति का हाथ पकड़कर एक हाथ से बैग उठाती है, कहती है, चलो हम चलते हैं। अच्छा तो है, वह कमरे में क्या बुराई है उसमें?
पूरा पक्का है, नीचे इतना अच्छा फर्श है। कमरे में पहुंचकर मनोहर जी कहते हैं, हमें लगता है हमने इधर आकर गलती कर दी है, हमें नहीं आना चाहिए था। बहू तो बहू, बेटा भी हमारी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हट रहा है। अरे जिसकी वजह से बेटा इतना आगे बढ़ा है, हमने उसको इतना पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसको यह सब दिखाई ही नहीं देता। ऐसे लगता है जैसे जन्म लेते ही उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो। उसे पालने में हमने कोई कुछ किया ना हो, हमारी कोई मेहनत ही ना लगी हो। कैसे मैं हर महीने इसकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजता था। मेरा बेटा यह सब भूल गया। आज इसके पास पैसा आ गया है तो पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया है कि अपने माँ बाप का ही अपमान करने से पीछे नहीं हट रहा है। अपने पति के गुस्से को देख करके वरुणा जी कहती हैं, अब आप शांत रहिए, हम लोग 4 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद वापस से घर चले जाएंगे। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? नहीं वरुणा, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बहू बेटा अपने पैसों का हमें कितना दिखावा कर रहे हैं। क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? वह हमें ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम तो भिखमंगे हों, हमारे पास कुछ हो ही ना। अरे हम भी अपने गांव के जमींदार हैं, हमारे पास भी सब कुछ है और मैं इंटरमीडिएट स्कूल में अध्यापक रहा हूँ, मुझे भी पेंशन मिलती है। हमने कुछ गरीबी में जीवन नहीं बिताया है, हम भी अपने गांव में आराम से रहते हैं, हमारे भी बढ़िया ठाठ हैं। लेकिन बहू को तो ऐसे लगता है कि उसने घर खरीद लिया तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और हमें ही अपने पैसों का दिखावा कर रहे हैं। मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वरुणा, जल्दी से पूजा हो जाए और उसके बाद वापस से हम गांव चलेंगे। ठीक है, हम जल्दी ही गांव चलेंगे, ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। बड़ी मुश्किल से वरुणा जी मनोहर जी अपने बहू बेटे के घर में 4 दिन गुजारते हैं। एक एक पल उन्हें पहाड़ के जैसा बीत रहा था। लेकिन चलो, दोनों पति पत्नी एक साथ हैं तो आपस में सुख दुख बांट रह लेते हैं। शिवरात्रि की पूजा वाले दिन रागिनी अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी आज मेरी खाना बनाने वाली ने छुट्टी ले ली है, मेरे पास ऑफिस का कुछ काम आ गया है तो आप रसोई का काम संभाल लीजिए। रसोई में बहू बनाने के लिए 2 से 3 सब्जियां बता देती है और हलवा पूड़ी 2 मिठाइयाँ बनानी हैं। आप यह सब कुछ बना देना, मैं आकर आपकी सहायता करा दूंगी। बहू मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे बना पाऊंगी? वरुणा जी बोलती ही रह गई। बहू उनकी बात को अधूरा सुनकर ही चली गई। अब शिवरात्रि का त्योहार है, खाने के बिना काम भी नहीं चलेगा। वरुणा जी रसोई में गई, कुछ सामान भी नहीं पता है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर थोड़ा बना पाती हैं। बहू ने कहा था कि सहायता कराएगी, लेकिन बहू का तो कोई अता पता ही नहीं है। वरुणा जी ने फ्रिज से निकाल करके 2 सब्जियां बना दी, आटा लगा लिया, हलवा भी बना ली, बहुत कुछ काम कर लिया, लेकिन बहू एक बार भी रसोई में झांकने के लिए नहीं आई। उसे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी सास नहीं, कोई रसोई में उसकी काम वाली काम कर रही हो। जैसे तैसे खाना बनाने के बाद शिवरात्रि की पूजा होती है। पूजा होने के बाद दूसरे दिन ही सुबह ही मनोहर जी अपने बेटे से घर जाने की बात कहते हैं कि बेटा तुम मेरा टिकट निकाल कर दे दो, मैं देख लूँ मेरी ट्रेन कितने बजे है, उसी हिसाब से निकल जाऊँगा, कहीं देर ना हो जाए। बेटा टिकट को निकाल कर अपने पिताजी के हाथ में रख देता है।
वह कहता है, आपकी ट्रेन दोपहर 2 बजे है। वरुणा जी अपने बेटे बहू से पूछती है, बेटा अब तुम घर कब आओगे? बहुत दिनों से घर नहीं आए हो। माँ, मेरे पास अभी तो समय नहीं है घर आने का, कभी टाइम मिला तो बताऊंगा। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। बेटे के मना करने के बाद भी बहू के पास जाकर पूछने लगी कि बेटा, तुम बहुत दिनों से घर नहीं आई हो, जब तुम दोनों की छुट्टियां हों तो घर जरूर आना। रागिनी रौब दिखाते हुए कहती है, मेरे मायके में मेरे भाई की शादी मंत्री की बेटी से तय हुई है। उसकी शादी 6 महीने बाद है। उसकी ही शादी में आऊँगी। अगर समय मिला तो बहू ने आने में भी अपनी बातों से मायके का दिखावा कर ही दिया। आखिरकार मनोहर जी और वरुणा जी स्टेशन पर आकर अपनी ट्रेन में बैठ गए और पूरे रास्ते चुप रहे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वह अपने बहू बेटे के बारे में क्या बात करें। जितनी खुशी के साथ वह आए थे उतनी ही उदासी के साथ वापस भी चले गए। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो गया। 6 महीने बाद बेटे का फोन आता है, माँ, पिताजी, मेरे ससुराल में शादी है। मैं और रागिनी दोनों ही आ रहे हैं। एक दिन का समय एक्स्ट्रा है, तो सोच रहे हैं हम आपके पास भी हो जाएं। लेकिन हम लोग उधर ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि गांव में हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ना तो उधर कुछ सुख सुविधा हैं और ना ही कोई अरेंजमेंट हैं। गांव का घर भी बहुत पुराना बना हुआ है। ना तो घर में कोई व्यवस्था है और ना ही कोई सुख सुविधा। इसलिए हम सिर्फ एक दिन के लिए आ रहे हैं। वरुणा जी अपने बहू बेटे के आने की बात सुन करके खुश हो गई कि चलो, इतने सालों बाद बहू बेटा घर आ रहा है। बेटा बहू शादी अटेंड करने के बाद अपने घर आते हैं, लेकिन घर के बाहर खड़े होकर के वह अपने पिताजी को फ़ोन करके पूछते हैं, पिताजी, हमारा घर कहाँ है? मुझे तो अपनी गली में घर दिख ही नहीं रहा है। अपना जो 2 कच्चे और 2 पक्के कमरों का घर बना हुआ है वह कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। उसकी जगह तो एक बहुत बड़ी हवेली बनी है और उसमें बहुत बड़ा गेट लगा है। उस चमचमाते हुए गेट को देख करके बहू और बेटे की आंखें फटी की फटी रह गई। जब उन्होंने उस गेट के ऊपर वरुणा देवी और मनोहर जी के नाम की नेम प्लेट देखी, वह नज़दीक जाकर उस नेम प्लेट को देखते हैं कि नाम तो उनके माता पिता का ही है। तभी दरवाजे के अंदर से मनोहर जी निकल कर आते हैं। कहते हैं, आ जाओ बेटा, यह अपना ही घर है। यह घर मैंने अभी पिछले 6 महीने में ही बनवाया है। पिता जी के शानदार घर को देख करके बहू बेटे हक्के बक्के से खड़े रह गए। इतना सुंदर घर और इतनी नक्काशी वाला घर बनाया गया था। चारों तरफ मार्बल ही मार्बल चमचमा रहा था। पिता जी ने गांव में रहकर भी इतने सुंदर सुंदर पेड़ लगाए थे कि किसी का भी मन मोह जाए। घर को देख करके रागिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कदम तो अंदर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। मनोहर जी कहते हैं, आराम से आइए बेटा, अपना ही घर है, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। रागिनी अंदर आती है तो देखती है घर के अंदर हॉल से ही सीढ़ियाँ ऊपर के लिए गई हैं। चारों तरफ से ग्रिल लगी है। नीचे सिर्फ 2 कमरे हैं, किचन है और एक बड़ा सा हॉल है। किचन से बहुत ही बढ़िया देसी घी के हलवे बनाने की खुशबू आ रही है। रसोई में वरुणा जी हलवा बना रही हैं। अपने बहू बेटे की आने की खुशी में ढेर सारा खाना बनाकर रखा है। रसोई से निकलकर वरुणा जी आती हैं और कहती हैं, अरे बेटा, तुम आ गए, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। बहू बेटे के मुंह से
एक शब्द भी नहीं फूट रहा था कि वह क्या बोले। हॉल में इतना शानदार सोफा पड़ा हुआ था जिसके सामने उनका सोफा भी फीका पड़ रहा था। फर्नीचर भी मनोहर जी ने ऐसा चुन कर खरीदा था, दूर से मंगवाया था। चमक तो ऐसी थी कि सब लोग देखते ही रह जाते। रागिनी रसोई में जाकर देखती है। रसोई में आज के ज़माने के हिसाब से सब कुछ लगाया हुआ है, आरओ से लेकर माइक्रोवेव तक। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वरुणा जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा देती हैं। बैठो बहू, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाकर रखा है। चाय नाश्ता होने के बाद वरुणा जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर कहती हैं, चलो बेटा, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। तुम्हारा कमरा भी बहुत सुंदर बनवाया है। रागिनी आश्चर्य से कहती है, माँ जी, मेरा कमरा? मनोहर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, हमारे घर में बहू बेटों के लिए कमरा बनवाते हैं, स्टोर रूम नहीं देते हैं। और हम अपने घर के सदस्यों को घर के सदस्यों की तरह ही ट्रीट करते हैं, बाहर वाले नहीं बुलाते हैं। घर के बहू बेटों को हम मेहमान थोड़ी ना समझेंगे। मेहमान और स्टोर रूम की बात सुन करके बहू बेटे दोनों ही शर्मिंदा हो गए। आखिरकार बेटे से रहा नहीं गया और वह अपने पिताजी से पूछ ही बैठा, पिताजी, आपने इतना सुंदर घर कब बनवाया और कैसे बनवाया? इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? मनोहर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों बेटा, तुम्हें क्या लगता था कि घर सिर्फ तुम ही बनवा सकते हो, हम नहीं बनवा सकते? तुम शायद भूल गए हो, हम अपने गांव के जमींदार हैं। हमारे पास 100 बीघा ज़मीन है। मेरी पेंशन आती है तो मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इस 100 बीघा ज़मीन में से कुछ हिस्से को बेचकर मैंने अपने लिए यह हवेली बनवाई है। यह सुनकर बेटे और बहू दोनों हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें रह रहकर अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी और वह पछता रहे थे कि उन्होंने अपने माँ और पिताजी के साथ कैसा व्यवहार किया है। इस बात के लिए वह अपने माँ और पिताजी से माफ़ी मांगते हैं। जब मनोहर जी और वरुणा जी को लगता है कि उनके बेटे और बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तब वह दोनों अपने बेटे और बहू को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि किसी को भी उसके पहनावे और रहन सहन से कम नहीं आंकना चाहिए। यह बात हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, मनोहर जी ने और वरुणा जी ने अपनी बहू का घमंड चकनाचूर करने के लिए जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।